नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर परीक्षा की शिक्षा में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो लोग बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए आज की अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का जीके की क्लास है, पहली क्लास आपकी। तो आपका पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है आपके लिए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। रिक्त स्थान, ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। तो बताने की कोशिश कीजिए आपका भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी हो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सामवेद को। भारतीय संगीत की जड़ें वैदिक साहित्य विशेष रूप से सामवेद में देखी जा सकती हैं। सामवेद में भजन संगीत नोट्स के रूप में उपयोग किए जाते थे, लगभग पूरी तरह से ऋग्वेद के लिए किए गए थे। यह भारतीय संगीत का प्रतीक है। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 2 देखिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी। कोई भी विकल्प सही नहीं है। बताना है जो अशोक के शिलालेख हैं वो अधिकांश किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं। अशोक मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से ये हैं। पूर्वी क्षेत्रों में यह प्राचीन मगधी भाषा व ब्राह्मी लिपि में प्रयोग लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। एक शिलालेख में यूनानी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, जबकि एक अन्य में यूनानी और आरामाई भाषा का द्विभाषी आदेश दर्ज है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, प्राकृत प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न आपका देखिए क्या दिए गए। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है। जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी व शांत ज्वालामुखी। तो कौन सा ज्वालामुखी होता है जिसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मृत ज्वालामुखी में ज्वालामुखी गतिविधि की मात्रा के आधार पर ज्वालामुखी सक्रिय, निष्क्रिय या विलुप्त होने के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। सक्रिय का अर्थ नियमित गतिविधि है, निष्क्रिय का अर्थ हाल ही की गतिविधि रही है लेकिन यह वर्तमान में शांत और विलुप्त है, जिसका अर्थ यह है कि आखिरी विस्फोट के बाद से यह बहुत लंबा रहा और इसके कभी भी फिर से उभरने की संभावना नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई में मौना लोवा 4169 मीटर पर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिए गए। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, मृत ज्वालामुखी नहीं होगा, जागृत ज्वालामुखी होगा। आपका अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या दिया गया है। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। ब्राजील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो एल नीनो जलधारा आपकी पेरू के तट पर प्रकट होती है। वे मौसमी कारक जो मानसून की चाल पर असर डालते हैं कुछ कम विलेन नहीं माने जाते हैं। इन्हीं में से एक अल नीनो मानसून की एक कमान अल नीनो के हाथ रहती है। प्रशांत महासागर में पेरू देश के निकटवर्ती गहरे समुद्र में घटने वाली एक हलचल यानी अल नीनो ही है किसी मानसून का भविष्य तय करती है। अक्सर कहा जाता है कि अल नीनो या फिर प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से पूरे एशिया और पूर्वी अफ्रीका
के मौसमी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। कभी इस वजह से दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश के कारण साथ साथ बाढ़ की संभावना बढ़ती है और भारत के पश्चिमी तट और मध्य भाग में अच्छी बारिश होती है, तो कभी यह समीकरण उलट जाता है। आपका अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, गणतंत्र होता है रिक्त स्थान केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। ऑप्शन बी आपका अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागुप्त रूप में न हो। तो आपका गणतंत्र होता है जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागुप्त रूप में न हो। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। एक गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वोच्च शक्ति वोट देने से हकदार नागरिकों के हाथ में होती है और इसका उपयोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए किया जाता है। आपका अगला प्रश्न छठा नंबर प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या नवम भाग में? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आपके भाग चतुर्थ में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेख 36 से 51 में निहित है। संविधान में शामिल निर्देशों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। निर्देशक सिद्धांत राज्य को दिए गए व्यापक निर्देश हैं जिसके अनुसार राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। आपका अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो मुद्रास्फीति आपकी होती है मुद्रा पूर्ति के में वृद्धि के कारण। ठीक है, मुद्रास्फीति गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा की कीमत में कमी को वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना मुद्रास्फीति का काम होता है, जिससे ब्याज दरें भी तय होती है। आपका अगला प्रश्न आपके लिए देखिए गया, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है? IDBI, RBI, ICICI या IFCI। इन चार ऑप्शन से आपको बताना है भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है। तो भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन आपका IDBI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। 9 नंबर प्रश्न है, आइसोटोन्स होते हैं रिक्त स्थान समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियस या विकल्प कोई सही नहीं है इसमें से। आइसोटोन्स क्या होते हैं इसमें से आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा आपका। तो आइसोटोन एक नाभिक होता है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपका। दोनों परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A अलग अलग हैं लेकिन मूल समान होते हैं इसके। आपका अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न आपके लिए क्या देगा। अम्लीय घोल pH मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक या 14। यदि किसी घोल का pH 7 से कम हो तो घोल को अम्लीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 7 से कम को अम्लीय मान कहा जाता है। यदि pH लगभग 7 हो तो घोल तटस्थ, यदि pH 7 से अधिक हो तो घोल का मूल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सकते हैं, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु या अस्थायित्व
बढ़ाने के लिए। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बताना है आप सभी को। तो पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, तो उससे उसका स्थायित्व बढ़ने के लिए। ठीक है। एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकता है। आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुका होता है, ताकि शरीर की गुरुत्वाकर्षण एक केंद्र के माध्यम से बनाई गई ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है। 12वां प्रश्न पढ़िए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जब एक पत्थर चांद से पृथ्वी की सतह पर लाया जाएगा। इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है जहां भी यह होता है, लेकिन इसका वजन बदल जाता है। ऐसा तब होता है जब वस्तु की विस्थापित की जाती है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, या कमजोर अ, जैसे चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से कम है। इसका मतलब पृथ्वी की तुलना में चांद का वजन कम होता है। जब चंद्रमा से पृथ्वी पर एक पत्थर लाया जाएगा, तो उसका वजन बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। आपका अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या देगा। 13वां प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है। सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो ये तो सबको पता होगा, टमाटर फल सब्जी होता है, फल में नहीं आएगा। बाकी सेब, अमरूद, आम ये सभी फल हो जाएंगे। जीव जंतु या किसी भी जीवित वस्तुओं के अध्ययन की जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इसी विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। प्राणी विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है, और वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। दिए गए विकल्प में टमाटर फल का उदाहरण नहीं है। सेब, अमरूद एक फल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया। 14वां प्रश्न है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। अपरदन, जीवाश्मीकरण, कैलिब्रेशन, लवण। तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है, आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन से आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो अपवर्दन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपवर्दन या वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकाले गए ढीले पदार्थों के जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपवर्दन में प्रक्रमों में वायु, जल तथा हिम, नद और सागरीय लहरें प्रमुख हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या दिए गए। रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पोसिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो रेशम पालन आपका क्या कहता है, इन चार ऑप्शन से आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो रेशम पालन आपका सेरिकल्चर कहलाता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है। सेरिकल्चर एक कृषि आधारित उद्योग है, इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन करना शामिल है, जो कि कीड़ों की कुछ प्रजातियों द्वारा छोड़े गए कोकून से प्राप्त धागा होता है। आपका अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए क्या दिया आप सभी के लिए। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से आपका हरे पौधे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों या अन्य जीवों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे बाद में जीवों की गतिविधियों को ईंधन देने के लिए जारी किया जाता है।
आपका अगला प्रश्न आपके लिए देखिए 17 नंबर। ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, विकल्प में से कोई सही नहीं है। ओरेकल आपका क्या हो जाएगा? एक, तो ओरेकल आपका एक डॉट डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। ओरेकल निगम द्वारा उत्पादित और विपणन की एक बहु मॉडल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। यह आमतौर पर ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण, डेटा वेयर हाउसिंग और मिश्रित डेटा वर्कलोड चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपका अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए क्या लिखा है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 15, 16, 12 या 11? तो रग्बी खेल में आमतौर पर दोनों तरफ 15-15 खिलाड़ी होते हैं। 8 खिलाड़ी आगे होते हैं और उनके अंक 1 से 8 तक होती है, जबकि शेष 7 खिलाड़ी पीछे होते हैं और जिनका अंक 9 से 15 होता है। प्रत्येक टीम के पास 8 विकल्प होते हैं जिसका अंक 16 से 32 तक होता है। आपका अगला प्रश्न 19 नंबर है देखिए। ये प्रश्न हमने कल ही किया था। अरुंधति रॉय को किस पुरस्कार से किस पुस्तक के बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कश्मीर द केस फायर फ्रीडम, द डॉग ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस। और अरुंधति रॉय को किस के बुकर पुरस्कार पुस्तक से बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। तो एक प्रश्न हमने कल ही किया था, द डॉग ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि 1996 में भारतीय लेखक अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास है। पुस्तक में पता चलता है कि एक छोटी चीजें लोगों के व्यवहार और उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसके लिए इनको 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। आपका 20वां प्रश्न है। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया? दंतीदुर्ग, हरिहर प्रथम, उत्तम या बिंदुसार? कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादाम के चालुक्यों को पराजित किया था? तो ये आपका था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग मान्य खेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने 753 में चालुक्यों को हराया और राजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। उन्होंने लता, मालवा, तंख्वा, कालिंग और मध्य भारत के शेष शासकों को पराजित किया और कई यज्ञों को पूरा किया। आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर देखिए क्या दिया गया। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, फॉक्स टॉलबोट, लेडी फॉरेस्ट? तो ट्रायोड बल्ब का आविष्कार आपको लेडी फॉरेस्ट ने किया। अमेरिकी आविष्कारक और विद्युत अभियंता लेडी फॉरेस्ट की 3 तत्व ऑडियन वैक्यूम ट्यूब पहला व्यवहारिक प्रबोधन उपकरण का विकास करने के लिए श्रेय दिया जाता है। इस डिवाइस में एंटी एंटी को एक तट से दूसरे तट तक फोन सेवा स्थापित करने के माध्यम मदद की और इसका इस्तेमाल रेडियो से लेकर टेलीविजन तक के पहले कंप्यूटर में भी किया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न आपके लिए क्या दिया है। कंगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब से?
कंगड़ा चित्रकला आपके हिमाचल प्रदेश से संबंध है। कंगड़ा चित्रकला कंगड़ा के चित्रमय कला है जिसका नाम कंगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक पूर्व रियासत राज्य है जिसने कला को संरक्षित किया था। कंगड़ा चित्रकारों ने सब्जी और खनिज निष्कर्षों से बने रंग का इस्तेमाल किया है। आपका अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या नॉर्म बोरलॉग पुरस्कार। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इन चारों में से, जो कि खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बोरोलॉग, नॉर्मन बोरोलॉग पुरस्कार, ये खेल कूद से संबंधित नहीं है। ये कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके शोध और योगदान के लिए उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान की जाने वाली पुरस्कार है। यह एक पुरस्कार 1972 में स्थापित किया गया था और नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में नामित किया गया था। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर आपके लिए देखिए क्या दिया गया है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 या 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं की सूचीबद्ध करती है जिसे विकसित करने की जिम्मेदारी भारत की थी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया गया है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, पर्वतारोहण, स्काइंग या फुटबॉल। तो भूटान का आपका हो जाएगा तीरंदाजी। 1971 में तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था जब भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया था। भूटान की ओलंपिक में अपनी तीरंदाजी टीम का हिस्सा लेने भेजता है। आपका अगला प्रश्न 26वां प्रश्न आपका देखिए क्या दिया। जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत या अमृतसर। तो जलियांवाला बाग आपको पता होगा कि अमृतसर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 1919 में हुई थी। आपका 27वां प्रश्न आपका देखिए क्या दिया गया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो 1942 में हुआ था से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ये महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया था। आपका 28वां प्रश्न देखिए क्या देगा। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? नसरुद्दीन, अल्तसमस, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर। तो मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो विश्वसनीय जर्नल था उसे छोड़कर गया था। आपका अगला प्रश्न 29वां प्रश्न देखिए। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसे ने केप ऑफ स्टोमर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? अल्फास अल्फासो दी
अल्बुकर्क, बार्थोमेलू डियाज, वास्को डी गामा या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो पुर्तगाली नौचालक वास्को डी गामा था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग? तो हड़प्पा की सभ्यता आपकी कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ये आपके रहे 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपना वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अभी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।